सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिसने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई डिजीज कॉज हो सकता है और उस डिजीज को कॉज करने के लिए हम वैक्सीन जैसी कोई चीज बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने अपने कुछ पोस्टुलेट प्रपोज किए थे। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट बेसिकली हमें एक रिलेशन बताते हैं कि कॉजेटिव माइक्रोब्स के बीच में और एक डिजीज के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई डिजीज कॉज कर सकता है। ये पहली बार रॉबर्ट कोच ने अपने पोस्टुलेट की फॉर्म में प्रपोज किया था। ठीक है, सो इनिशियल डेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज, हमारे जो रॉबर्ट कोच के प्रपोज किए हुए पोस्टुलेट थे वो हर डिजीज के ऊपर अप्लाई किए जाते थे, बट ऑफ कोर्स at present time we are much more familiar with more and more concept. So अभी हम रोबोट कोच को अप्लाई इतना नहीं करते, रीजन क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही हमारे माइक्रोब्स हैं जो रोबोट कोच के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट था, किसके बिहाफ पर हमारे रोबोट कोच ने पोस्टुलेट हमें दिए एंड क्या एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उसने परफॉर्म किया था। तो रॉबर्ट कोच ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा, वो एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि कोई हमारे पास पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो पॉपुलेशन डिजीज पॉपुलेशन थी। उस डिजीज पॉपुलेशन में किसी फैक्टर की वजह से, दे डोंट नो व्हाट आर द फैक्टर, दे डोंट नो अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, तो एक डिजीज पॉपुलेशन उन्होंने ली। उस डिजीज पॉपुलेशन से उन्होंने क्या किया, कुछ फैक्टर्स या कहीं कोई ऑर्गन या टिश्यू उन्होंने निकाला, उसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कुछ सस्पेक्टेड एजेंट उन्हें दिखाई दी, उन्हें लगा कि कोई ऐसा पर्टिकुलर फैक्टर है जिसकी वजह से वो डिजीज हो रहा है। उसने उस डिजीज पॉपुलेशन में से जो कॉजेटिव एजेंट है उसको बाहर निकाला एंड उस कॉजेटिव एजेंट को एक हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर जो उन्होंने कल्चर्ड की हुई थी उसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा हेल्दी पॉपुलेशन था वो डेड हो गया, उसके अंदर डिजीज कॉज हुआ और उसके सैंपल में भी हमें वही कॉजेटिव एजेंट मिला। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उन्होंने एक पॉपुलेशन, एक डिजीज पॉपुलेशन से उसके फैक्टर्स निकाले, हेल्दी पॉपुलेशन में उसको इंट्रोड्यूस किया और उसने देखा कि सेम वही फैक्टर जो हमारी डिजीज पॉपुलेशन में अवेलेबल था वो हमें उस पॉपुलेशन में मिला जिसके अंदर हमने उस फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो उसने ये चीज पोस्टुलेट की फॉर्म में प्रपोज की। उसने कहा द सस्पेक्टेड कॉजेटिव एजेंट मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम ऑल हेल्दी ऑर्गेनिज्म बट प्रेजेंट इन ऑल डिजीज ऑर्गेनिज्म। ये एक्चुअली ये चार पोस्टुलेट है। ये चार पोस्टुलेट हमें क्या बता रहे हैं कि किसी भी माइक्रोब का टू बिकम अ कॉजेटिव एजेंट, अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, एक सेकेंड, यस, अगर हमें माइक्रोब का डिजीज के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है तो ये चार पोस्टुलेट हैं जो उसको फॉलो करने ही करने हो। यानी कि हमें अगर लग रहा है कोई माइक्रोब है उसकी वजह से वो डिजीज हो रहा है तो उसे ये चार पोस्टुलेट फॉलो करने होंगे। पहली कंडीशन क्या है कि वो जो सस्पेक्टेड कॉजेटिव एजेंट है वो हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है कि द कॉजेटिव एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रो इन अ प्योर कल्चर। मतलब जो भी सस्पेक्टेड हमारा पॉजिटिव एजेंट है उसको डिजीज पॉपुलेशन से हम बाहर निकाल सके, उसकी कल्चरिंग कर सके, उसको ग्रो कर सके। तीसरा कह रहा है कि जो कल्चर्ड एजेंट है दैट मस्ट कॉज द सेम डिजीज। ऐसा ना हो कि हमने वो ऑर्गेनिज्म जब कल्चर्ड किया तो वो कोई और ही रिस्पॉन्स आपको दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्चर्ड एजेंट मस्ट कॉज द सेम डिजीज व्हेन इनोक्यूलेटेड इनटू अ हेल्दी ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म। नॉट ओनली इन कल्चर मीडिया, अगर उस कल्चर्ड किए हुए कॉजेटिव एजेंट को अगर किसी हेल्दी पॉपुलेशन में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे कि यहाँ किया था, तब भी उसका क्या होना चाहिए, वो डिजीज कॉज करे। फोर्थ उसका जो पोस्टुलेट था वो क्या था हमारा, द सेम कॉजेटिव एजेंट मस्ट देन बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द इनोक्यूलेटेड डिजीज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर भी, यानी कि जो डिजीज हुई बाद में जो हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर हमने डाला था उस पॉपुलेशन से भी हम लोग उस डिजीज ऑर्गेनिज्म को, उस ऑर्गेनिज्म को निकाल सकें जो डिजीज को कॉज कर रहा है। अगर ये चारों कंडीशन कोई भी माइक्रोब ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इनको फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो उस पर्टिकुलर डिजीज को
कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉस्टुलेट थे जो कोच ने उस टाइम पे प्रपोज किए थे। उन्होंने कहा, इनको हम लोग इस फॉर्म में देख लेते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन अबंडेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, फर्स्ट कंडीशन, बट शुड नॉट फाउंड इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म, कि उसे हेल्दी ऑर्गेनिज्म में नहीं होना चाहिए। दूसरा, माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ डिसीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रो इन अ प्योर कल्चर। Third, the cultured microorganism should cause disease when introduced into a healthy person, and the microorganism must be re-isolated from the inoculated disease experimental host and identified as being identical to the original specific causative agent. अगर ये चारों कंडीशन फॉलोड है तो यस हमारा वो पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म डिसीज को कॉज कर रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या और कंट्रीब्यूशन है जो रॉबर्ट कोच ने हमारे कोच पॉस्टुलेट के अलावा भी उसने प्रपोज किया, या कहें कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी के रिगार्डिंग, या कहें कि माइक्रोब डिजीज रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। He investigated the anthrax disease cycle in 1876 और इसी डिजीज की वजह से ही, इसी डिजीज पर जब वो काम कर रहा था, देन ही उसने कोच पॉस्टुलेट को प्रपोज किया था एंड स्टडीड द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस। उसके साथ साथ उसने ट्यूबरक्लोसिस डिजीज को भी स्टडी किया, यानी कि उसने 2 पॉजिटिव एजेंट को स्टडी किया, एंथ्रेक्स प्लस ट्यूबरक्लोसिस। जो उसने पेपर अपना वर्क का पब्लिश किया था वो एक्चुअली ट्यूबरक्लोसिस की बाद ही उसने पब्लिश किया था, और इसी उसके वर्क की वजह से 1905 में उसे नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। He discovered bacteria such as Anthrax bacilli, tuberculosis bacilli and cholera bacilli। ऐसे ही उसने causative एजेंट को डिस्कवर किया। कोच ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको पता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एंटीबॉडी चाहिए। तो जब कोच ने कोच पॉस्टुलेट डिस्कवर किया तो उसने देखा कि कोई ऐसा फैक्टर है जो ब्लड में प्रेजेंट है, जो फ्लूइड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनिज्म को, और इसी की वजह से सम टाइम रेसिस्टेंस भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोच ने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसी कोई चीज होती है, ऑर्गेनिज्म इम्यूनिटी को एक्वायर करता है। इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ही इज द पर्सन जिसने पहली बार और उसकी असिस्टेंट की हेल्प से उसने अगार को एज ए सॉलिड मीडिया यूज किया था फॉर कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। कोच पायनोट द यूज ऑफ अगार, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ही इज द वन, एक्चुअल में उसकी असिस्टेंट थी, उसकी हेल्प से उसने पहली बार अगार को यूज किया फॉर द कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। ही डेवलप द पोर प्लेट मीडिया, जैसे कि पेट्री डिश जैसी हमारे जो डिवाइस हमें मिले हैं, पेट्री डिश हो गया, इनका भी हमारा डेवलपमेंट जो है कोच ने ही किया। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द सोलिड कल्चर मीडिया फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। कोच ऑल्सो डेवलप मीडिया सुटेबल फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम द बॉडी। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हम लोग अपनी मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से भी अगर कोई हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइक कोई स्प्लीन है या कोई और बॉडी पार्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी गुड है हमारी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, उनके आइसोलेशन के लिए। Because of their similarity to body fluid, meat extract and protein digest were used as a nutrient sources. Okay. He also introduced method for isolation of bacteria in pure culture. He described hanging drop method for testing motility. This is again important. Hanging drop method की जब बात आए, motility को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, and it is again described by Robert Koch. Introduced staining technique by using aniline dye. This is again very important. The staining technique like aniline dye is also proposed by Robert Koch. He invented the hot air oven and steam sterilizer, and also introduced method to find out the efficiency of antiseptics. इसीलिए पहली बार फिनोल का जो यूज है वुंड हीलिंग के लिए, उन सारी चीजों के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका था, रॉबर्ट कोच का था। दैट्स वाई ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब अगेन ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आपके ICMR में भी पूछे गए हैं, आपके गेट एग्जाम में भी पूछे गए। लिमिटेशन ऑफ कोच पॉस्टुलेट, क्या लिमिटेशन थी कोच पॉस्टुलेट की, क्यों आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोग कोच पॉस्टुलेट को अप्लाई नहीं करते, क्यों? देखिए, पहली चीज, उस टाइम तक हमें वायरस के बारे में नहीं पता था। दूसरी चीज, वायरस को कल्चर नहीं किया जा सकता था। और जो हमारे रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट थे ये बैक्टीरिया पर एप्लीकेबल थे। क्यों? क्योंकि उसके पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या था कि हम
कॉजेटिव एजेंट को कल्चर्ड कर सके, लेकिन वायरस को तो कल्चर नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि वो तो लिविंग बॉडी के अंदर ही लिविंग फॉर्म में रहता है, बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, इसीलिए वायरस के ऊपर रॉबर्ट कोच के जो पॉस्टुलेट है वो अप्लाई नहीं होते. Thus, while it appeared that an infectious agent was responsible for certain disease, the lack of available technique to isolate and culture viruses meant that not all coach postulate could be met. ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया हमारे कोच के पोस्टुलेट, क्यों हो गए, वायरस पे अप्लाई नहीं हो पा रहा. द थर्ड पोस्टुलेट स्टिपुलेट दैट द एक्सपेरिमेंटल होस्ट शुड एग्जिबिट डिजीज. हमारा जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ये कह रहा था कि जो एक्सपेरिमेंटल होस्ट है उसके अंदर वो डिजीज होना चाहिए, ठीक है, नॉट मस्ट. दिस इज बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर या जिनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिनके अंदर जेनेटिक रेसिस्टेंस हो जाता है, उनमें तो हमें डिसीज देखने को नहीं मिलेगा, है ना. तो यहाँ पर भी हमारे कोच के पोस्टुलेट फेल हो गए. Koch postulate do not account for prion disease and other agent that cannot grow in culture, जैसे कि वायरस था, प्रायोन थे, है ना. Most of the human bacterial pathogen satisfy Koch postulate except for those of Mycobacterium and Treponema pallidum. सॉरी. सो यस, माइकोबैक्टीरियम और हमारा ट्रेपोनोमा, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर कोच के पोस्टुलेट अप्लाई नहीं होते. तो आपको याद रखना है दैट इज माइकोबैक्टीरियम प्लस ट्रेपोनोमा पैलिडियम. ठीक है, कोजेटिव एजेंट किसके हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रो, नाम से पता चल रहा है लेप्रोसी का है ये, सॉरी यस लेप्रोसी का है, एंड ट्रेपोनोमा पैलिडियम साइफेलिस कोज करता है, right. So both these bacteria are yet to be grown in cell-free culture media. So these are some important, very important content regarding your coach postulate. This is going to help you अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो या आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो.